डाल के लिखो भाई। परिणाम से पढ़ेंगे या इसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर। एक ही बात है, एक नाम और से भी जाना जाता है इसको, एक्समर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्समर। एक ही बात है कि ट्रांसफार्मर या एक्समर की अगर बात करूं कि ट्रांसफार्मर का आपने यूज क्यों किया था, क्योंकि टॉपिक में ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। सिंपल सी अगर बात करता हूं, आपके पास दो सप्लाई आप यूज करते हो, ऐसी कोई यूज ना करें, कौन सी यूज करते हो? डीसी, डायरेक्ट करंट। इसका जो बात में जो उत्पादन हो रहा है ना, वो सभी को पता है कितना हो रहा है, 650 वोल्ट है अधिकतम। या इसका जो मैक्सिमम उत्पादन हो रहा है ना, कितना हो रहा है? वो है 650 वोल्टेज। कितना हो रहा है? 650 वोल्टेज। यानी ये वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या होगी? अधिकतम वोल्टेज है। क्या है? अधिकतम। ठीक है। इसके बाद मैं एसी की अगर बात करता हूं तो एसी का जो मैक्सिमम उत्पादन होता है वो तो 35 केवी, या आप उसको बोल सकते हो 35,000 वोल्टेज। ये 50 हर्ट्ज के साथ बात हुई किया जाता है, प्लस माइनस आपको पता है 1.5 हर्ट्ज, या परसेंटेज में पूछ रहा है प्लस माइनस 3%। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने जो यूजफुल वोल्टेज है ना, एसी के अंदर अपने जो यूजफुल वोल्टेज काम में आती है, उस वोल्टेज का जो आपके पास मान है ना, वो कितना आपके पास, वो आप क्या करते हैं, वोल्टेज को यूज करते हैं 3 फेज के अंदर, और सिंगल फेज में 230 वोल्टेज आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। परंतु फिर भी वोल्टेज का मान यहाँ पे क्या है? जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि नॉर्मल आपने देखा भी होगा, इस वोल्टेज से बाद इस वोल्टेज को और भी बढ़ाया जाता है, किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। 32 केवी हो गया, 220 केवी हो गया, 440 केवी हो गया, 440 केवी तक वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है। परंतु आपने यहाँ पे जो डीसी का उत्पादन है वो क्या 35 केवी कर सकते हो? मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या पैदा कौन कर रहा है? अल्टरनेटर कर रहा है, और इसको पैदा कौन करेगा? डीसी का जनरेटर करेगा। अब इस वोल्टेज का मान आप क्या 35,000 वोल्टेज को आप यूज कर सकते हो, वो कितना डीसी 35,000 वोल्टेज को आप यूज तो कर सकते हो, पैदा भी कर सकते हो। पर इतनी वोल्टेज जब आप पैदा करोगे तो अपने पास मैक्सिमम वोल्टेज काम आ रही है, चाहे वो डीसी की मैं बात करता हूं, अधिकतम 3 फेज में आपने इतनी यूज की, अगर डीसी वोल्टेज का मान मान लिया 450 मैक्सिमम अपने काम में आने वाले, उसके बाद आप वोल्टेज काम में नहीं आते। अब इस वोल्टेज को मैं डाउन करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ओनली को डाउन करने के लिए यहां पे ओनली को किसका यूज कर सकता हूं? रेजिस्टेंस का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? प्रतिरोध का। और सभी को पता है प्रतिरोध का जब मैं यूज करूंगा वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, तो वो क्या करेगा जी? पावर लॉस करेगा। क्या करेगा? पावर लॉस। जिसके कारण क्या होगी भाई? क्षति। क्या होगी? क्षति। तो आपके लॉस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सभी को पता है अगर आपके लॉस बढ़ेंगे तो मेरे को पता है इसकी जो दक्षता है वो क्या होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वही बात है यहाँ पे ओनली को जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी पे पहली बात है काम नहीं करता है। अगर आप डीसी पे ट्रांसफार्मर को लगाते हो वो डीसी पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? वो बात की बातें। पर तो डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करने के कारण वोल्टेज का मान अपने क्या कर रहे हो? कम उत्पादन किया जा रहा है। पर तो एसी में क्या हुआ? आपने 35,000 वोल्टेज को पैदा किया, यूजफुल होने वाली कितनी है? 415, या सिंगल फेज में कितनी वोल्टेज को यूज कर रहे हो? 230। इसके बाद भी वोल्टेज का मान आप बढ़ाते हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर के द्वारा इस वोल्टेज को कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है बिना पावर लॉस। ये सिंपल बात तो मैं आप क्या करोगे? यहाँ पे 30 केवी है, उसको कन्वर्ट कर दोगे कितने पे? 11 पे कर दिया आपने। इसके बाद आपको पता है कि ट्रांसफार्मर लगेगा, वो लगेगा 11 केवी, ओब्लिक कितने का होगा? 415 वोल्टेज, और ये होगा 3 फेज का। अब मेरे पास ये यूजफुल वोल्टेज है। अभी क्या हुआ? इस वोल्टेज को यहाँ पे भी मैंने कम किया है, इसके बाद भी मैंने कम किया है, परंतु यहाँ पे जो वोल्टेज को मैंने डाउन किया है ना, तो किसका उपयोग किया है जी? तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस का उपयोग नहीं करके किसका उपयोग किया है? ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे किसका उपयोग किया मैंने? रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? पावर लॉस कर रहा है। ये पावर को लॉस नहीं करता है,
ये पावर को लॉस नहीं करता है। तो ये पावर की क्षति नहीं करने के कारण यहाँ पे ट्रांसफार्मर का अपने क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं और ज्यादा वोल्टेज को पैदा करके आप करंट का मान कम कर लो और करंट का मान अगर बढ़ाओगे तो वोल्टेज का मान क्या कर लो, कम कर लो। तो ये पावर की क्षति नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ट्रांसफार्मर। सभी को पता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है आपके पास, ये आइडियल ट्रांसफार्मर आपके पास है, आइडियल एक्सपोर आपके पास है, तो उसकी दक्षता कितनी होती है? 100% होती है। समझ में आ गई बात? वही बात है यहाँ पे नॉर्मल सी, जैसे आपके पास ये भी वोल्टेज होगी 440 केवी का कोई जीएसएस बना हुआ है, 220 केवी का जीएसएस बना हुआ है, 132 केवी का जीएसएस बना हुआ है, ये सारे के सारे प्रसारण के अंदर में आते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज का मान आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे? रीजन ये है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, एक अल्टरनेटिव नहीं पैदा की बात जो आपने स्टेप अप कर दी 440 केवी, इसके द्वारा ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब आपने वोल्टेज को बढ़ाया क्यों? एक सिंपल बात होती है, वोल्टेज को मैंने इसलिए बढ़ाया कि जैसे मेरे पास 33 केवी का उत्पादन हुआ, मैंने क्या करके 132 पैदा कर दी, इसके द्वारा बढ़ा दी, ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब वो ये कहता है कि इस लाइन को अगर मैं यहां तक लेके आता, सिंपल सी बात, अगर आपके सुपर थर्मल में ये वोल्टेज पैदा हो रही है, काफी पैदा हो रही है, ये सुपर थर्मल में उत्पादन हो रहा है, कितने केवी का हो रहा है? 33 केवी का हो रहा है। अब इस वोल्टेज को मैं अगर यहाँ पे लेके आता हूँ कनेक्शन के द्वारा, कहां पे लेके जाता हूँ कि जैसे मैं गणना लेके जा रहा हूँ, सिग्नल लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को पता है लाइन के अंदर क्या होगा, लॉस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? इस वोल्टेज के साथ करंट का मान भी क्या है, जाता है, और इस वोल्टेज के साथ करंट का मान क्या होगा, कम हो जाता है। कि सभी को पता है ट्रांसफार्मर से वोल्टेज का मान बढ़ाएगा तो धारा का मान क्या करेगा, कम कर देगा। अब मैंने माना इसी वोल्टेज के साथ में लेके आया, तो मेरे को पता I * क्या होता है, R होता है। आपके पास तो अलग लगे, उनका क्या रेजिस्टेंस है, और धारा का मान अगर ज्यादा है तो मेरे को पता है लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। धारा का मान कम करूंगा तो लॉस भी क्या होता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो वही बात है, तो ट्रांसफार्मर है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है किसके अंदर, एसी के अंदर, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या कर सकता है, स्टेप अप कर सकता है, वोल्टेज को क्या कर सकता है, स्टेप डाउन कर सकता है। उसके साथ जब वोल्टेज को स्टेप अप करेगा तो धारा का मान क्या करेगा, कम करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, धारा का मान क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो कि आप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे नोट करनी है बात को कि ट्रांसफार्मर क्या एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। समझ में आ गई मेरी बात? देखो इसके अंदर क्या करते हैं बातें। ये तो नॉर्मल बात थी कि ट्रांसफार्मर को मैं लगाता क्यों, रीजन क्या है, एसी में लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का सबसे पहले यूज किया जाता है। तो हाई वोल्टेज का आप क्या करें, उत्पादन करते हैं। अब देखो ट्रांसफार्मर की मैं अगर बात करता हूं तो ट्रांसफार्मर सभी को पता है ये क्या है, एक स्थैतिक उपकरण। क्या है? स्थैतिक उपकरण। समझ गए बात? ट्रांसफार्मर क्या स्थैतिक उपकरण, स्थैतिक का मतलब इसमें पहली बात है कोई रोटेटिंग वाला पार्ट नहीं, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं, यानी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो क्या करता है, घूमता है। जनरेटर में आपको पता है क्या घूमता है, चाहे स्टेटर घूमता है, क्या बोलते हो आप, रोटर घूमता है, वो बातें आती है वहां पे। तो पहली बात है स्थैतिक उपकरण, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरी बात ये क्या कहता है कि ये पावर को न बदल कर, यानी स्थैतिक उपकरण जो एसी पे कार्य करता है। पहली बात ये भी नोट कर लेना, जो एसी पर कार्य करता है, डीसी पे काम नहीं करेगा। दूसरी बात ये। तीसरी बात क्या बोलता है कि ट्रांसफार्मर स्थैतिक उपकरण जो एसी पे कार्य करता है, एसी सप्लाई के ऊपर काम करेगा, उस समय ये क्या करता है, बिना शक्ति बदले, यानी बिना शक्ति बदले वोल्टेज व करंट को क्या करता भाई, अनुपात में बदलता है, अनुपात में बदलता है। वास्तव में आगे सभी ट्रांसफार्मर स्थैतिक उपकरण जो एसी पे कार्य करता है, तो बिना शक्ति बदले, यानी बिना पावर बदले, पावर का लॉस नहीं करेगा। यानी आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं बिना क्षति लॉस, बिना क्षति या बिना लॉस वोल्टेज का करंट को क्या करता है, अनुपात में बदलता है। यानी तब क्या करेगा, ये वोल्टेज का मान इंक्रीज करेगा। किसका मान इंक्रीज करेगा, वोल्टेज। तो उस समय क्या करेगा, ये करंट का मान क्या कर देगा, उसी अनुपात में क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, यानी क्या करेगा, कम करेगा।
जब इसका मान कम करेगा उसका मान क्या कर देगा, ये बढ़ा देता है। यानी जब b का मान आप डिक्रीज कर रहे हो तो आपके पास ये i का मान क्या करेगा, उस समय इंक्रीज कर देगा। उस समय दोनों कंडीशनों के बीच में पावर को लॉस नहीं करता है। बात समझ में आ गया? तो लिखो पहले ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण है जो एसी सप्लाई पर कार्य करता है, जो एसी सप्लाई पर कार्य करता है। जो बिना शक्ति बदले या बिना शक्ति लॉस के, क्षति के, या बिना क्षति लॉस के धारा व वोल्टेज को अनुपात में बदलता है। धारा व वोल्टेज को अनुपात में करता है, बदलता है। ठीक है, यानी मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं ये पावर का ट्रांसफर करता है बिना लॉस। इसके नीचे लिख लेना, यह शक्ति का स्थानांतरण करता है बिना क्षति। देखो एक बात आपको यहां पे प्रश्न में, पहला प्रश्न तो आपको यहां पे ये पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर किसका स्थानांतरण करता है बिना क्षति, तो वो करता पावर का। यानी पावर का स्थानांतरण का मतलब जो कंडीशन में आपको स्थानांतरण का अगर पूछ रहा है ना, तो स्थानांतरण में आप बोलोगे पावर का स्थानांतरण करता है कि जो पावर है वो अगली जगह जाएगी। सिंपल बात, स्थानांतरण का मतलब आपका ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब एक तो सिंपल बात है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह किस पोस्ट के ऊपर थे उस पोस्ट से दूसरी जगह पे चले गए। जैसे आपकी ड्यूटी मान लिया कहीं पे थी, आप उस जगह से ट्रांसफर होकर आप इस जगह पे आ गए, इसका मतलब आपका ट्रांसफर हुआ है। प्रमोशन होना अलग बात है। आप इस पोस्ट पे किसी की वजह टीएस थे, यहाँ पे हमारे टीएस 3 थे, यहाँ पे आपके टीएस 4 बढ़ गए आप, तो वो आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा। वो नहीं बोल सकते। प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, आपने वोल्टेज का बढ़ा दिया, करंट का आपकी पोस्ट डाउन हो गई मान लिया, आपने कोई ऐसा काम कर दिया आपकी पोस्ट क्या कर दी, डाउन कर दी लेने। आपको पहला प्रश्न वो यहाँ पे ये पूछता है कि ट्रांसफार्मर स्थानांतरण किसका करता है। तो आप न तो वोल्टेज को कर सकते हो और न क्या कर सकते हो, करंट को कर सकते हो। ये स्थानांतरण किसका करता है, पावर का करता है। समझ में आ गया? परंतु मान किसका बदलता है, तो मान किसका बदलता है, वोल्टेज और करंट का मान बदलता है। बात समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट या तो कोई दिक्कत नहीं किसी के। अब इसके लिए अगर सिद्धांत की बात करो, इसकी बात करो सिद्धांत, पहली बात है इसके ऊपर किसी न किसी वैज्ञानिक का सिद्धांत तो लागू होगा। वो कौन सा लागू होता है वो बात की बात है। पहली बात है ट्रांसफार्मर जो काम कर रहा है ना, ये किसके नियम पे काम करता है, ये करता है माइकल फैराडे, जिसका नाम आपने पढ़ा है, सभी ने सुना भी होगा, सुना है ना सभी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के दो नियम कौन कौन से, एक तो गतिज प्रेरण का नियम है और एक स्थितिज प्रेरण का नियम। और ये जो काम करता है वो किसके नियम पे काम करता है, ये करता है स्थितिज प्रेरण के नियम पे। क्योंकि मैंने भी बात की थी कौन सा उपकरण है, स्थितिज उपकरण। तो ये स्थितिज प्रेरण के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। यहाँ पे भी नोट करेंगे, यानी ये आपके पास स्थितिज प्रेरण के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। किसके नियम पर, ये नियम किसका, तो वो माइकल फैराडे का स्थितिज प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। बात में आगे ले क्या नहीं है किसी। अब देखो ये है क्या, कहना क्या चाहता है
पहली बात है, ये नियम जो लागू हो रहा है वो माइकल फैराडे का स्थिति प्रेरण का नियम। अब ये कौन सा नियम लागू करता है ट्रांसफर का? तो ट्रांसफर में सभी ने आपने पढ़ा है, इसका जो सिद्धांत आपके लागू होता है उसको अपने बोलते हैं सह प्रेरण। क्या बोलते हो आप? सह प्रेरण। ठीक है। दूसरी बात, इसको क्या बोलते हो आप नीमी के अंदर? इसको बोला जाता है एल्यूमिनियम प्रेरण। और क्या बोलते हो आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हो? म्यूचुअल इंडक्शन। और क्या बोलते हो आप? पारस्परिक प्रेरण। ये सारे नाम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सह प्रेरण, एल्यूमिनियम प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन और किस पे काम करता है? पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। चारों नाम एक है, चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक नाम आपको वो देगा। अब ये कैसे लागू होता है, किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है, वो बात की बात है। पहले आप नोट करोगे इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, हो गया सभी का। अब ये सिद्धांत कैसे लागू होता है उससे मैं बता दूंगा आप किस प्रकार से सिद्धांत लागू होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है उसकी बात करेंगे। उसके बाद अपने पढ़ेंगे किसका आपका यहाँ पे सह प्रेरण के बाद सेल्फ इंडक्शन भी होता है, उसकी मैं बात करूंगा कि सेल्फ इंडक्शन आपका कैसे होते हो, आप उसकी भी बात करोगे। उसके बाद लिखोगे ट्रांसफार्मर के अपने मुख्य भाग कौन कौन से भाग को अपने यहाँ पे यूज करेंगे, यानी इसके मुख्य पार्ट क्या क्या है उसकी बात करेंगे। उसके बाद मैं बता दूंगा कौन सिद्धांत इस पे काम करता है। देखो इसके मुख्य पार्ट की मैं अगर बात करूं, मुख्य पार्ट वैसे तो बहुत से पार्ट आएंगे इसके, और तो इसके मुख्य तीन ही पार्ट में यहां पे पहले यूज करूंगा। कौन कौन से? पहली तो आती है कोर, क्या बोलते हैं? कोर। दूसरा क्या आता है? प्राइमरी वाइंडिंग। और आता है सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी मुख्य भाग में इसके पहला पार्ट आएगा, उसके बारे में आप पढ़ोगे इसकी क्या होती है, कोर होती है। प्राइमरी वाइंडिंग या बोल सकते हो प्राइमरी वेस्टर्न। और 3 नंबर भाग इसका कौन सा होता है जी? इसको बोलते हैं ड्यूटी वेस्टर्न या बोल सकते हो सेकेंडरी वाइंडिंग। एक ही बात, तीनों में कोई अंतर नहीं। देखो आराम से बोलते मेरे पास एक पहली बात मैं कोर की बात करता हूं, ये कोर है ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहली बात है कोर बड़ी किसकी होती है? ट्रांसफार्मर की। जो कोर को बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर की आपके पास क्या है? कोर है। पहली बात तो ये क्या बोलेंगे इसको? इसकी कोर है। किसकी कोर है? तो ये ट्रांसफार्मर की। अब ये बड़ी किसकी होती है? तो ये बड़ी होती है सिलिकॉन स्टील से। किससे बनाते हैं? आपके पास ये होता है सिलिकॉन स्टील। समझ में आ गई मेरे पास? यानी आप किससे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील से क्यों बनाते हैं? रीजन क्या होता है? तो बात की बात है, पहले मैं बात करता हूं। तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील को जब आप बनाया जाता है तो यहाँ पे जो सिलिकॉन की मात्रा होती है वो होती है 3%। कितनी होती है? 3%। और बाकी कितना बचा? 97% मात्रा किसकी होती है? स्टील की होती है। सिलिकॉन को आप SI से लिखा जाता है, इसको किससे लिखते हो? कई बार Fe से। समझ में आ गई मेरी बात? तो नॉर्मल सी बात है, आपका ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। दूसरी बात ये जो कोर होती है ना, ये होती है लेमिनेटेड। इसको क्या बोलते हैं? पटलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटलित। या इसको क्या बोल सकता है? लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। अब लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि जो इसकी कोर होती है ना बारीक बारीक काट के बनाई जाती है। बारीक बारीक पत्तियों को काट कर आपस में जोड़ के या स्टेपिंग करके बनाया जाता है। पटलित लेमिनेटेड कोर के साथ होता है।
या तो आप लेमिनेटेड बोल दो या क्या बोल दो इसको पटलित बोल दो। अब देखो इसका रीजन मैं बता दूंगा। पहली बात, आप सिलिकॉन को यूज क्यों कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सिलिकॉन। यहाँ पे तो मैंने सिलिकॉन को यूज किया है ना, इसका कारण अलग है। इसको लेमिनेटेड क्यों बनाया, इसका कारण अलग है। सिलिकॉन को यूज करने का रीजन होता है WH का मान कम करना। किसका मान कम करना? WH। और WH क्या होती है? स्टेटिक शक्ति होती है। क्या होती है? स्टेटिक शक्ति। मैंने वैसे आपको करवाया, मैग्नेट में भी करवाया आपको, और किसमें करवाया? डीसी और डीसी मोटर में भी करवाया हुआ है। देखो आराम से बात। तो WH क्या होता है? WH इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा, लीटा बीम एक्सिस की पावर 1.6 क्या होता है? B होता है। और ये होता है स्टेसिस नियंत्रण। और सिलिकॉन का जो स्टेसिस नियंत्रण होता है वो बिल्कुल क्या होता है? न्यूनतम पाया जाता है। इसके कारण से आप और किसकी बनाते हो? सिलिकॉन को मिलाया जाता है। सिलिकॉन को मिलाने का कितना ही काम होता है कि सिलिकॉन का जो स्टेसिस नियंत्रण होता है, तो n का मान है वो क्या होता है? लो होता है। इसलिए WH का मान कम करने के लिए मैंने किसको बनाया? सिलिकॉन का बनाया। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे किसको मैंने पटलित बनाया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है यहाँ पे WE का मान कम करना, यानी क्षति होती है एडिगेंट क्षति। ये दोनों के दोनों लोहे क्षति के भाग है। कौन कौन से? स्टेशन क्षति और कौन सा? एडिगेंट क्षति। दोनों लोहे क्षति के भाग होते हैं। और यहाँ पे इसको कम करने के लिए इसके बराबर आपने पढ़ा होगा बीम एक्सिस की स्क्वायर x स्क्वायर क्या होता है जी? t स्क्वायर होता है। तो t क्या होती है? पत्तियों की मोटाई होती है। पत्तियों को बारीक बारीक काटना, उसको बोलते हैं पटलित करना। ये पत्तियां बिल्कुल बारीक बारीक कटी होती है ऐसे। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि पहली बात है, मैंने कोर किसकी बनाई है? सिलिकॉन स्टील की बनाई होती है। नॉर्मल तो कोर होती है सिलिकॉन स्टील की होती है। कई बार ये भी होता है कि कोर किसकी होती है? कोर इसकी बनाई है CRGO। नाम सुना सभी? CRGO क्या होती है? फुल फॉर्म CRGO की नहीं पता? कोल्ड रोलेंटेड ग्रे और नाइट्रस, मतलब कोल्ड का मतलब ठंडा लोहे से बनाई जाती है। इसकी CRGO की फुल फॉर्म में लिखा दूंगा क्या होती है? कोल्ड रोलेंटेड ग्रे और नाइट्रस। यानी जो कोर आपके जो बना रहे हो ना कोल्ड का मतलब इसको लोहे को ठंडा करके उसके बाद काट के बनाया जाता है। वो पूछ सकता है CRGO। और CRGO में कोर को यूज करने के बाद ये भी नाम आता है लिखा हुआ फेराइट कोर। नाम लिखा आता है जाता है फेराइट कोर। तो फेराइट कोर में फेराइट क्या? फेरा चूर्ण के पदार्थ है, फेरामैग्नेटिक मटेरियल है, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसको जो यूज करते हैं उच्च आवृत्ति के साथ यूज किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। और बहुत बार प्रश्न ये भी आता है उच्च फ्रीक्वेंसी के जो ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनी होती है? वो किसकी बनी होती है? फेराइट कोर होता है। क्या होता है? फेराइट कोर। तो देखो यहाँ पे आप यूज करें, पहली बात सिलिकॉन स्टील को यूज करते हैं। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में जो कोर बनी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। दूसरी बात, ये पटलित करके बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? लेमिनेटेड करके बनाई जाती है। अब देखो कोर बनाई, उसका रीजन क्या है, उसको किस प्रकार से यूज करते हैं वो बात की बात, इसको पहले नोट कर लो। इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं CRGO। कोल्ड रोलेंटेड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील ये नोट कर लेना CRGO की फुल फॉर्म।
हो गया सभी का। उसके बाद देखो 2-3 बातें यहाँ पे सिलिकॉन को यूज कर लिया, उसके बाद किसको यूज किया मैंने, लोहे को और स्टील की मात्रा को यूज किया जाता है। अब देखो 2 बातें यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कोर है, इसके बाद मैंने यहाँ पे किसको स्थापित कर दिया, जैसे मेरे पास ये वाइंडिंग डाल दी मैंने, यहाँ पे वाइंडिंग की गई है ऐसे, ठीक है, और एक वाइंडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे डाल दी ऐसे मान लीजिए। आपने यहाँ पे इसको मान लिया कोई भी फेस दे दिया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे कोई भी आपने लोड दो दिया, क्या आउटपुट होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, ये वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग जैसे आप सप्लाई दोगे यहाँ पे, इसमें क्या फ्लो होगी, आई फ्लो होगी, क्या फ्लो होगी, आई। तो ये वाइंडिंग क्या करेगी, नेगेटिव फ्लक्स बढ़ाएगी प्राइमरी वाइंडिंग पे। कौन सी वाइंडिंग बढ़ाएगी, प्राइमरी। ये सेकेंडरी में बता दूंगा प्राइमरी क्या सेकेंडरी क्या है। जिसने इस चुंबकीय तंत्र पैदा किया वैसे चलता है इसके अंदर से। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे ये चुंबकीय फ्लक्स आपका ऐसे चल रहा था, इस प्रकार से वापस घूम गया ऐसे, ये वाइंडिंग भी वो काट रही है, ये वाइंडिंग भी वही काट रही है, सेम चुंबकीय फ्लक्स काट रही है। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे बात सिंपल सी है कि दोनों वाइंडिंगों का चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ओपनिस्ट होता है। ओपनिस्ट का मतलब एक ही होता है, जो वाइंडिंग प्राइमरी काटती वही कोर काटती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो पहली बात है यहाँ पे मेरे पास जो कोर की बात चल रही है, तो कोर में नॉर्मल सी बातें ये मैंने यूज की है। तो कोर में पहली बात है गुण क्या होना चाहिए, तो गुण मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, चुंबकीय फ्लक्स को क्या प्रदान करे, आसान रास्ता प्रदान करे। जैसे सिंपल सी बात, आपने सिलिकॉन स्टील को यूज किया, आपने यहाँ पे लकड़ी को क्यों यूज नहीं किया। समझ में आ गई मेरी बात। तो वही रीजन है कि यहाँ पे आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है उसमें एक मान आता है, किसका मान आपने पढ़ा होगा, प्रतिष्ठित का मान। यानी कोर में किसका गुण होना चाहिए, उसमें पहले प्रतिष्ठित का मान है, का मान वो क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए निम्न। प्रतिष्ठित का मतलब नॉर्मल सी बात है, प्रतिष्ठित क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के रूप में जो बाधा उत्पन्न करता है, यानी रास्ते में जो बाधा पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित कहते हैं। प्रतिष्ठित बराबर आपने ये भी पढ़ा होगा, Rn बराबर Ni बटा में क्या होता है, फाई होता है। और निम्न के तौर पे प्रतिष्ठित को किससे लिखा जाता है, इससे भी लिखा जाता है, Ni बटा फाई होता है, Ni बटा फाई। ये बटा था कि चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में जो बाधा पैदा करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिष्ठित। अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स को क्या करेगा, भी बढ़ाएगा, नॉर्मल सी बात है। लीकेज फ्लक्स क्या है, इसका मतलब क्षण फ्लक्स बढ़ना होता है, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात होती है इसमें परमियंस का मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। परमियंस का मान उच्च होना चाहिए, यानी प्रतिष्ठित का जो विलोमानुपाती होता है वो परमियंस कहलाता है। क्या कहलाता है, परमियंस। जैसे आपने सुना होगा चालकता, चालकता किसका विलोमानुपाती है, प्रतिरोध का। उसी प्रकार से परमियंस किसका विलोमानुपाती है, प्रतिष्ठित का विलोमानुपाती है। इसका प्रतिष्ठित कम होगा उसका परमियंस क्या होगा, हाई। परमियंस है क्या, चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते में आसान रास्ता प्रदान किया, आसानी से उसको लेके जाए, वो क्या कहलाता है, आपका परमियंस कहलाता है। ठीक है, उसके नीचे देखो कोर में गुण, कोर का गुण, इसमें क्या गुण होना चाहिए, कोर के अंदर प्रतिष्ठित का मान निम्न होना चाहिए, और परमियंस का मान उच्च होना चाहिए। ये तो इसका गुण। परमियंस का मान उच्च होना चाहिए। अब देखो, अब आपने कोर की बात की, कोर किसकी बनी है, लकड़ी क्यों बनाते हैं या उसमें स्टील क्यों यूज करते हैं, वो बातें, कितने परसेंट स्टील होता है, कितने परसेंट सिलिकॉन होता है। अब ये पूछ लेता है कोर का कार्य क्या, ये वर्क क्या करता है, काम क्या करता है, क्या काम कर रही है। देखो पहला काम तो ये क्या करती है कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको आसान रास्ता देती है, चुंबकीय फ्लक्स को क्या करती है, आसान रास्ता प्रदान करती है। दूसरी बात क्या है कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को आधार कौन देती है, कोर देती है। वाइंडिंग को लपेटा किसी न किसी के ऊपर जाता, तो लपेटा किसके ऊपर जाएगा, कोर के ऊपर। तो पहली बात है वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग होगी तो वेस्टर्न को क्या करना है,
आधार प्रदान करना, ये उसको बेस देना, आधार प्रदान करना। दूसरी बात क्या काम कर रहा है, आपका जो उभयनिष्ठ चुंबकीय फ्लक्स, उभयनिष्ठ चुंबकीय फ्लक्स से दोनों वाइंडिंगों को जोड़ना, दोनों वेस्टर्न को जोड़ना। उभयनिष्ठ का मतलब सिंपल सी बात आपको यहां पे ये पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है वो किस रूप से जुड़ी होती है, तो वो चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है, इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़ी होती। देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल संबंध नहीं होता है, तो कैसे जुड़ी है, चुंबकीय रूप से जुड़ी है। वो चुंबकीय रूप है कौन सा, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का क्या एक ही है, समरूप ही है दोनों का। ये जो फ्लक्स है वही वो काटेगी, बीच में लीकेज हो रहा है वो बात अलग, और इसको बोलते हैं सड़क फ्लक्स हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन पढ़ेंगे उसका। तो वही बात है, ये जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो ये काट रही है, दोनों का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ रहता है। अब ये क्या करता है, वेस्टर्न को आधार प्रदान करता है, उभयनिष्ठ चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है, नॉर्मल सी बात है। और चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, ये संघनन करता है। क्या करता है, चुंबकीय जो फ्लक्स है उसको क्या करता है, संघनन करता है। संघनन का मतलब क्या करता है, इकट्ठा करता है। अगर आपका चुंबकीय फ्लक्स अगर ये संघनन नहीं करेगा तो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ेगा, जिसके कारण से प्रतिष्ठम का मान बढ़ जाएगा और परवेश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसका कार्य है कि दोनों वाइंडिंगों को क्या करे, चुंबकीय रूप से जोड़ने का जो काम कर रहा है, चुंबकीय रूप से जोड़ने का काम कौन करती है, वो कोर करती है। इसका ये मुख्य काम है। उसके बाद वो कहता है दोनों वाइंडिंगों को क्या करता है, उसके बाद ये आधार भी प्रदान करता है। समझ में आ गया आपको बात, थोड़ा सा इसका कार्य। अब पत्तियों की जो मोटाई है वो भी थोड़ी सी नोट कर लेना आप। बोल के 0.35 mm से 0.5 mm बटन करके बनाया था। पत्तियों की मोटाई क्या रखी जाती है, नॉर्मल ये मोटाई रखी है 0.35 mm से 0.5 mm रखी जाती है। या समस्या किसी के बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलो, तो ये तो था कोर का पार्ट। पॉलीफोर्स में कोर का क्या काम है, कोर किसकी बड़ी है, उसमें किसकी मात्रा कितने परसेंट होती है, कोर की मोटाई कितनी होती है, सीआरजीओ क्या है, उसमें फेराइट कोर क्या है, चौबट के लिए फेराइट कोर यूज करते हैं। और सीआरजीओ की फुल फॉर्म आप याद रख लेना, ये क्या है, कोल्ड रोलेटेड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है। चले आगे। अब यहाँ पे स्टील को क्यों यूज कर, सिलिकॉन को क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको स्पेसिसिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मैंने कहा पट्टी क्यों करते हैं, लिमिटेड क्यों करते हैं, तो आप किसको कम करने के लिए करते हो, एडिडेंसिटी को कम करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये बातें मैंने आपको लिखा दी है। इसके बाद आगे देखो, अब आती है आपके पास इसकी वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। वो देखो अब कोई भी ट्रांसफार्मर है मेरे पास, आपको पहचाना उसकी प्राइमरी कौन सी है, उसकी सेकेंडरी कौन सी है। इस प्रकार से आप उसको यूज करोगे, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी है, उसकी सेकेंडरी कौन सी है। ये ट्रांसफार्मर की कोर होगी। कोर के धातु से ट्रांसफार्मर कितने प्रकार से बनाया जाता है, 3 प्रकार से बनता है, तो 2 ही प्रकार की कोर ज्यादा यूज होती है, सेल टाइप से और क्या करते हैं, कोर टाइप से। ठीक है, ये कोर है, यहाँ पे मैंने वाइंडिंग को लपेट दिया है इसके ऊपर। यहाँ पे वाइंडिंग को मैंने ऐसे लपेट दिया इसके ऊपर। एक इसकी प्राइमरी होगी, एक इसकी सेकेंडरी होगी। ठीक है, ये 2 वाइंडिंग मैंने यहां पे यूज कर। अब ये ट्रांसफार्मर है, ये कौन से इसका पहला भाग मैंने कोर के बारे में पूरी डिटेल आपको बता दी। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी, कोई बता सकता है मेरे को? हाँ ये है, कौन सी, ये वाली। मैं कहता हूं ये
अभी अपने को कोई पता नहीं इसकी प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सी, मैं नहीं बता सकता कि कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी है जब तक आप इसके ऊपर कोई सप्लाई का सोर्स नहीं जोड़ो और जब तक आप इसके ऊपर लोड नहीं जोड़ो। यानी प्राइमरी कौन सी है, तो प्राइमरी का मतलब वह वाइंडिंग जो सप्लाई के साथ होती है, किसके साथ होती है, पर्दाए स्रोत से, एसी पर्दाए स्रोत से आप इसको जोड़ोगे तो वह उसकी कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, प्राइमरी कहलाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। अब उसके बाद तो ये कहता है जो वाइंडिंग इसके साथ जुड़ती है भार के साथ जोड़ी जाती है, भार के साथ जुड़ती है, यानी भार के साथ जो जोड़ते हो आप या जुड़ती है वो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, आपकी सेकेंडरी कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको दे दी सप्लाई, ठीक करवा दिया आपने सप्लाई, दे दी सप्लाई देते क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा ऐसे, इसके अंदर ऐसे खुला होगा। समझ में आ गया सभी। ये क्या बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, उसको इसने रास्ता प्रदान किया, चुंबकीय फ्लक्स से काटा, दोनों में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी ट्रांसफार्मर से दिखा देता है कोई और आपको वाइंडिंग की पहचान नहीं है, तो वाइंडिंग की पहचान वहां पे आप ये कर सकते हो, इसकी एसटी कौन से एलडी कौन से वो बता सकते हो आप प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं बता सकते। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है, तो वह वाइंडिंग जो पर्दाई स्रोत के साथ जुड़ी है वह उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। पर्दाई का स्रोत कमल पर्दाई सप्लाई के साथ, जो आप एसी दोगे डीसी आप दे नहीं सकते, और डीसी के साथ जोड़ोगे तो वो क्या करेगा, नॉर्मल सी बात, ट्रांसफार्मर जल जाता है, रीजन क्या, तो बात करेंगे बात। अब इसने क्या किया, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाया, इसमें क्या हुआ, आई फ्लो हुआ, आई जो फ्लो किया इसने, तो वो एक इसने मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया, चुंबकीय फ्लक्स पैदा किया, और चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के बाद दोनों वाइंडिंगों ने काटा, ठीक है। अब पहले फ्लक्स पैदा किसने किया, ये जो स्थायी पैदा किया ना, स्थायी पैदा किया इसने किया था, वो किया था प्राइमरी, किया नहीं किया, प्राइमरी वाइंडिंग ने फ्लक्स पैदा किया और खुद ने काट लिया, खुद का फ्लक्स खुद काटना, उसको क्या बोलते हैं, स्व प्रेरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक तो खुद का फ्लक्स पैदा हो खुद ही काटना, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ रिडक्शन है, क्या सेल्फ रिडक्शन। तो नॉर्मल से आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि प्राइमरी वाइंडिंग है ना, वो किस सिद्धांत पे काम करती है, वो करती है स्व प्रेरण पर। किस पे काम करती है, स्व प्रेरण के सिद्धांत पे कौन काम करती है जी, प्राइमरी वाइंडिंग। अब जैसे इसने काटा तो मैंने यहाँ पे सप्लाई क्या दिया, आपने V1 दिया, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, उसको क्या लिखोगे आप, E लिखोगे। E तो लिख नहीं सकते, उसको क्या लिखोगे, V1 लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा माइकल फैराडे का नियम लागू होता है, क्योंकि सभी को पता है माइकल फैराडे ने ये बोला था L d∅dt, बोला कि नहीं बोला, कि डिफरेंस ऑफ फ्लक्स और डिफरेंस ऑफ टाइम और इंडक्टेंस का मान पाया जाए। इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, वाइंडिंग में इंडक्टेंस का मान है, अगर वो काटेगा तो सेल्फ रिडक्शन के कारण से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, और ये जो पैदा होता है बाद में आता है लेंथ की जो पैदा होगा, बड़े पैदा होने के कारण का क्या करेगा जी, विरोध करेगा। तो ये लेंथ किसका है, तो ये तो है जी लेंथ का, और ये किसका है जी, ये है फैराडे का। बात समझ में आ गई। तो वही बात है, यहाँ पे जो पैदा होगा उसको मैंने क्या बोल दिया, V1 कर दिया, इसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब ये प्लस गया, इसमें भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होगा, इसको V1 तो नहीं बोलते, इसको क्या बोलोगे, V2। वही प्लस ये काट है, वही प्लस ये काट है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो लोड को वोल्टेज मिली, इसको मैंने क्या बोला, V2। बात समझ में आ गई। यानी यहाँ पे V1 आपने सप्लाई दी, एसी वोल्टेज दी इसको, इसने भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट किया, फ्लक्स काटेगा उसी का वो विरोध करेगा, तो V1 हुआ, ये क्या हुआ, V2 पैदा हुआ, कि दो वोल्टेज पैदा होगी, तो ये वाइंडिंग पैदा करेगी अपने अंदर, और ये भी पैदा करेगी, इसके कारण तो V2 बाहर चला जाएगा, और ये वोल्टेज का क्या करेगी, विरोध करेगी। समझ में आ गई ना बात में। तो ये क्या कहता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो पैदा कर रही है वो तो कर रही है स्व प्रेरण पे, ये साथ वाले को पार्ट उसको क्या बोलते हैं, सह प्रेरण। क्या बोलते हैं, यानी आपको ये पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर में जो V1 पैदा होता है वो किसके नियम से पैदा होता है, तो आप बोलोगे स्व प्रेरण से पैदा होता है। समझ में आ गई ना बात में। यहाँ पे 2-3% पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किस तरह पे काम करती है, स्व प्रेरण से। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग किस पे काम करती है, सह प्रेरण, और सह प्रेरण के कई नाम है, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन और पारस्परिक प्रेरण हो सकता है। अब आपको कहता है ट्रांसफार्मर में V1 पैदा होता है, मान लीजिए ये नहीं बोला प्राइमरी सेकेंडरी,
ट्रांसफार्मर के अंदर EB1 जनरेट होता है, वो किसके नियम पे काम करता है? वो करता है स्वप्रेरण पे। और जो EB2 जनरेट होता है, EB2 किसमें होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है जी। किसमें होता है? तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो करता है सहप्रेरण। अब बोले सेकेंडरी कौन सी है जो बाहर के साथ जुड़ी है, किस पे काम करे? सहप्रेरण पे। EB2 पैदा हो रहा है, किस फ्रेंड से पैदा हो रहा है? किससे पैदा हो रहा है? और EB1 किससे पैदा हो रहा है? समझ में आ गई आपको बात? अब कोई दिक्कत है? ये नोट करो, ये बना लेना साथ में थोड़ा। इसके बाद देखो, ये यहाँ पे आपका EB1 पैदा हो रहा है, और क्या पैदा हो रहा है? EB2 पैदा हो रहा है। दो कंडीशन आपके पास, एक तो EB1 पैदा हुआ, उसके बाद क्या पैदा हुआ आपके पास? EB2 पैदा हो रहा है। एक तो आपके पास क्या होगा? EB1 पैदा हो रहा है, इसको कई बार ये लिख देता है E1 लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकता है? EB2 भी लिख सकता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। E का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, E1 का मतलब माइकल फैराडे के नियम से होता है, EB का मतलब होता है वो लेंस के नियम से। परंतु वैसे तो होता है वो किसके नियम से? लेंस के नियम से ही होता है। अब देखो पहले, क्योंकि जो आपका मेन नियम है वो माइकल फैराडे का, उसके बाद लेंस आ जाता है। EB1 को E1 भी लिख सकता है, EB2 को E2 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गई सीधी के बाद। अब देखो प्राइमरी वाइंडिंग का दाता आपने स्वप्रेरण बोला, सेकेंडरी वाइंडिंग का कौन सा बोला? सहप्रेरण। आपको प्रश्न में यहाँ पे ये बोल दिया कि ट्रांसफार्मर है वो किस वाइंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है? सीधा बोल रहा है, ट्रांसफार्मर किस वाइंडिंग के सिद्धांत पर काम करता है? आप देखो ट्रांसफार्मर का वो ट्रांसफार्मर का है, तो आप बोलोगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में अपने जो लोड जुड़ रहा है वो किसके साथ जुड़ रहा है? सेकेंडरी के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो आदर्श ट्रांसफार्मर, उसकी बात करें पहले। तो ये इसके मेन पार्ट थे तीन, एक तो कोर थी इसकी, एक कौन सी वाइंडिंग थी? प्राइमरी, और एक क्या थी? सेकेंडरी। अब वो क्या कहता है कि मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है ना, आपके पास कोई भी मैं ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं, वो आपके पास क्या आइडियल है, या उसको बोल सकते हो आपके पास आदर्श ट्रांसफार्मर है, या आप लिख सकते हो आइडियल एक्समर है आपके पास। समझ में आ गई मेरी बात? आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब ये होता है कि जो वाइंडिंग में इंडक्टेंस लगा हुआ वो क्या 100% प्योर है, 100% शुद्ध है। आपने पढ़ा होगा बात, ये बात मैंने पहले पढ़ाई है, थ्योरी में आपको करवाया है कि शुद्ध प्रेरक क्या होता है? शुद्ध प्रेरक यानी शुद्ध इंडक्टर है मेरे पास। शुद्ध का मतलब क्या है? जिसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? 0 होता है। इन दोनों वाइंडिंग मेरे पास किसकी बनी हो? शुद्ध इंडक्टर से बनी हो। समझ में आ गई? यानी जो मेरे पास है ये बात, जो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा ना, आपके पास कोई भी आदर्श ट्रांसफार्मर है, उसकी जो एफिशिएंसी यानी जो दक्षता होती है, क्या होती है? दक्षता नीटा, वो होती है 100%। कितनी होनी चाहिए? 100%। वैसे तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर उसकी दक्षता 95 से 98% के बीच आती है, बहुत आती दक्षता। सबसे ज्यादा दक्षता किसकी होती है? वो ट्रांसफार्मर की होती है, तो 95 से 98% के बीच होती है। पर तो अगर आदर्श की बात करता है, तो पहली बात आदर्श की दक्षता कितनी? आपके पास 100% दक्षता है। अब मेरे पास अगर मेरे को 100% दक्षता मेरे को चाहिए, तो पहली बात है इसकी जो वाइंडिंग बनी है ना, वाइंडिंग मेरे पास जो मैं वाइंडिंग को यूज कर रहा हूं, तो वाइंडिंग या आपने क्या बोला? इसको वेस्टर्न बोला। एक ही बात है, वो किससे बनी है? शुद्ध प्रेरकत्व से बनी हुई है, शुद्ध प्रेरकत्व से बनती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब मैंने बोला ये शुद्ध प्रेरकत्व से बनी है। अगर आपके पास प्योर इंडक्टर यहां पे लगा, यहां पे भी प्योर इंडक्टर लगा, यहां पे भी क्या लगा? प्योर इंडक्टर लगा होगा, तो मेरे पास दूसरी बात होगी कि वेस्टर्न में आर का मान क्या होना चाहिए? आर का मान 0 होगा, यानी शुद्ध प्रेरकत्व में रेजिस्टेंस का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो मेरे पास पहली बात इसकी दक्षता 100% थी। दूसरी बात है वाइंडिंग आपकी किससे बनी होती है? शुद्ध प्रेरकत्व से बनती है, प्राइमरी से वो सेकेंडरी है। और दूसरी बात है वेस्टर्न क्या करती है? वेस्टर्न में आर का मान क्या होगा? 0 होगा।
अब मेरे को पता है यहां पे धारा फ्लो होगी, धारा क्यों होगी, धारा कि रेजिस्टेंस का मान 0, रेजिस्टेंस धारा को नहीं लेके आ रहा, नहीं लेके आ रहा, फिर भी ये धारा को फ्लो कर रहा है, और वो धारा के कारण मैं मेंटेन करता हूं ये धारा तो फ्लो और या तो ट्रांसफर को काम क्या करेंगे यहां पे, उस धारा को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे IM, क्या बोलेंगे IM का क्या होता है, मैग्नेटाइज करंट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, यानी ये धारा उतनी फ्लो करेगा जो कोर को क्या करे, चुंबकीय फ्लक्स के साथ क्या कर दे, संतृप्त कर दे, चुंबकीय फ्लक्स के साथ क्या कर दे, संतृप्त कर दे, यानी कोर को क्या करना है, इसको मैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज का मतलब होता है चुंबकित करना, यानी यहां पे जो IM फ्लो होगा ना, IM उसका कार्य आपके पास क्या है, कोर को चुंबकित करना, क्या करना है, कोर को चुंबकित, क्योंकि जब कोर चुंबकित होगी तो वाइंडिंग अपने आप चुंबकित हो जाएगी, तो कोर को क्या करना है, चुंबकित करना है, कोर को चुंबकित करना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइज करना, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करना, इन कोर को क्या करेगा, ये चुंबकित कर देता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ पे IM इतना ही फ्लो होगा जो फाई को पैदा करके कोर को क्या करते, फाई एक्शन के साथ कोर को क्या करते, मैग्नेटाइजिंग कर देता, वही धारा को ये क्या करता, फ्लो कर देता है। समझ में आ गई? तो वही बात आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या कंडीशन आपके पास, पहली कंडीशन तो क्या होगी, वाइंडिंग और रेजिस्टेंस सुपर एक तो बनती है, आर का मान क्या होता है, 0 फ्लो होता है, IM जो फ्लो होता है उसका काम क्या है कि उस IM उसको कार्य यहां पे क्या होगा, कोर को क्या करना, चुंबकित करना होगा, कोर को क्या करते, चुंबकित करते। अब कोर को मैंने चुंबकित तो कर दिया यहां पे, और आपकी क्या होगी, चुंबकित होगी। अब मेरे को पता है कोर चुंबकित हो रही है, तो मेरे पास यहां पे लॉस कितने हो रहे हैं, लॉसेस, यानी इसको बोलूंगा क्षति, किसकी क्षति, ट्रांसफार्मर की, तो वो भी कितनी होगी, 0, क्यों, दक्षता कितनी है, 100%। बात समझ में आ गई मेरी? क्योंकि दक्षता आपके पास अगर 100% है तो क्या लॉस होगा, नहीं लॉस होगा, नहीं तो यहाँ पे आयरन लॉस होगा, नहीं यहाँ पे कॉपर लॉस होगा, दोनों के दोनों लॉस इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल का मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर, तो उसकी दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। इससे बनती है वाइंडिंग सुपर एक, तो आर का मान कितना होता है, 0 होता है, IM को तो उसका काम क्या है, कोर को चुंबकित करना, क्षति होती है, ट्रांसफार्मर का लॉस कितना होता है, वो होता है 0, क्यों होता है, क्योंकि उसकी दक्षता कितनी है, 100%। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो 2-3 बातें हो रही है यहां पे, एक तो आपके पास यहाँ पे फ्लक्स फ्लो हो रहा है, एक यहाँ पे IM फ्लो हो रहा है, एक आपके पास V1 है, एक आपके पास E1 है, एक आपके पास E2 है, एक आपके पास क्या V2 है। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है आपके पास। समझ में आती है ना? अब देखो इसके बाद मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, V1 क्या है, V1 तो मैं बोलूंगा V1 क्या है, प्रदाय वोल्टेज, प्रदाय वोल्टेज। बात समझ में आ गई सभी? अब यहां पे IM क्या है, IM क्या है, आपकी धारा है, सप्लाई धारा बोल लो या क्या बोल सकते हो, मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये क्या है, मैग्नेटिक करंट, या बोल सकते हो चुंबकित धारा। उसके बाद आपके पास क्या है, फाई क्या है, फ्लक्स, तो ये कौन सा है, चुंबकीय फ्लक्स, जो आपके पास क्या है, जिसके साथ पूरा आपकी क्या हो रही है, मैग्नेटाइजिंग हो रही है। उसके बाद आपके पास क्या है, E1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी बोलोगे यहां पे कौन सी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग, छोड़कर मैं लिख रहा हूं PW, प्राइमरी वाइंडिंग का क्या है, ये EMF है। समझ में आ गई सभी? उसके बाद तो आपके पास यहां पे क्या है, E2 यहां पे क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF है, और V2 क्या है, तो ये है लोड वोल्टेज, क्या है, लोड वोल्टेज। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? तो ये इतनी नोट करो, उसके बाद मैं बात करता हूं उसके बाद। और इसमें एक चीज और नोट कर लेना, इसके बाद ये कंडीशन इसमें ये भी आ सकती है, इसका लीकेज यानी क्षरण फ्लक्स का मान कितना होगा, भी फ्लक्स का मान कितना होगा,
वो भी 0 होगा। इधर इसका क्या आपके पास 100% है। ये आपके पास मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। जल्दी करो। इसके बाद देखो भाई, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की मैं बात कर रहा हूं, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की ओनली। इसकी बात चल रही है आपके पास आदर्श ट्रांसफॉर्मर। आइडियल एक्सपर्ट की बात चल रही थी। अब एक बात देखो, यहां पे धारा आइडियल फ्लो हो रही है, यहाँ पे तो फ्लक्स के द्वारा इसको क्या बोल रहे हो, फाई। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आई और ये मैग्नेटाइजिंग क्या है, धारा। एक बात आपके दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए कि क्या, पहली बात मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूं कि जो आपके पास E1 है ना, क्या है E1। अगर आप कोई ब्रेक को सप्लाई वोल्टेज आपने दी, मेरे पास सप्लाई वोल्टेज क्या है, V है, और ये क्या है, I है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी V और I से V1 क्या होगा, क्या होगा, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। एक इंडक्टर में आपने ये बात पढ़ी है, जैसे मेरे पास एक इंडक्टर है ये वाला, और ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध है। अगर इसमें 20 सप्लाई फ्लो करता है, इसमें I धारा फ्लो होती है, दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री। मेरी का, क्योंकि शुद्ध ब्रेक में आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध ब्रेक में धारा 90 डिग्री के आपने पिछड़ जाते हैं। जो ट्रांस जिसको मैंने बोला था, या π/2 बोला था, या क्वार्टेज बोला था आपने, उसके साथ धारा पिछड़ जाके वोल्टेज क्या होगी, आगे होगी। इसका मतलब Im से V1 आगे होगी। कौन आगे होगी, V1। यानी आप ये था, ये लिख दो, क्या लिख दो, V1 से Im 90 डिग्री पिछड़ जाती है। क्यों भाई, क्योंकि शुद्ध इंडक्टर में धारा वोल्टेज के बीच का जो एंगल लेता वो 90 डिग्री लेता। आपने ये पढ़ा था इसी थ्योरी के अंदर। समझ में आ गई ना सभी? इसका मतलब मैं इसका अगर वेक्टर बनाऊं, इसकी बात कर रहा हूं, ओनली फॉर, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप ओनली फॉर किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो। अब देखो, अब क्या होगा, मैंने दोनों के बीच में एक एंगल बनाया, ऐसा ये एंगल बना, मान लिया ये मेरे पास I है, Im लिखा मैंने। इसके साथ आपकी वोल्टेज कौन सी है जी, ये वोल्टेज आपके पास है जी V1। कौन सी है, V1। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है जी, ये एंगल है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तेरी बात समझ में आ गई सभी के? यहां का कोई दिक्कत है किसी की? नहीं है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो Im है ना, वो समानुपाती है किसका, फाइव का। क्योंकि धारा फ्लक्स के समानुपाती होती। इसका मतलब मैं यहां पे भी क्या लिख सकता हूं, फाइव लिख सकता हूं। Im और फाइव के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि धारा समानुपाती होती है किसका, फ्लक्स का। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो, इस फ्लक्स के कारण से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ। कौन सा जनरेट हुआ, E। कौन जनरेट हुआ, E जनरेट हुआ। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां पे जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जनरेट हो गया। अब यहां पे मेरे पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स के साथ आपका जो E एंगल बनाएगा, यहां पे भी ये भी एंगल बनाएगा इसके साथ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी एंगल बनेगा। पहले तो कौन पिछड़ रहा है, पहले तो आपकी वोल्टेज पिछड़ रही है। कौन पिछड़ रही है, वोल्टेज। उसके बाद मेरे को पता है E1, EB1 है, ये भी जनरेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे ही पैदा होगा तो ये भी पिछड़ता है।
यानी आप इस वोल्टेज से भी ये पिछड़ जाता है, क्योंकि मैंने पहले सप्लाई वोल्टेज इसको दी है, इसने क्या बनाया, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने से क्या किया, V1 को पिछड़ गया। अब V1 से क्या EB1 पिछड़ेगा नहीं, उससे पिछड़ता है वो। समझ में आ गई मेरी बात को? किसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या पैदा हो रहा है, EB1 पैदा हो रहा है। EB1 और EB1 के बीच का जो एंगल आता है वो ये एंगल आता है, इसमें ये वाला, यानी इस वोल्टेज का ये वोल्टेज क्या होती है, विपरीत होती है। किसके नियम से, किसके नियम से, लेंज के नियम से। यानी यहां पे जो नियम लागू होता है वो किसका नियम लागू होता है, वो लागू होता है लेंज का नियम। और लेंज का नियम क्या बोलता है कि जो पैदा होगा वो पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। पैदा होने वाली वोल्टेज सप्लाई में आपने दिया था V1, पैदा क्या हुआ E1, E1 अगर पॉजिटिव होगा V1 तो E1 क्या होगा, नेगेटिव। तो ये ग्राफ किसका है, पॉजिटिव का, ऊपर वाला भाग किसका, पॉजिटिव का, एक इसमें जाएगा नेगेटिव। यानी आपके पास यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा होगी उसको क्या बोलेंगे, EB1। अब EB1 उसी फ्लक्स से क्या पैदा होता है, EB2 पैदा होता है, तो सेम ही फ्लक्स है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रही है माने EB2, ये क्या पैदा हो रहा है, EB2। समझ में आ गई? तो यहां पे देख लेना, एक बात नोट करना कि V1 आपके पास यहां पे पैदा हुआ है, V1 से के साथ EB1 का एंगल क्या बनता है, EB2 का एंगल क्या बनता है, EB2 के साथ वोल्टेज सेम ही चल रही है, वो तो लोड पे डिपेंड करेगी। बात की बात है लोड पे V2 कैसे निकल रहा है, बात उसमें यहाँ पे लोड किस प्रकार का आपने डाला है वो बात की बातें हैं। तो यहाँ पे दो तीन बातें ध्यान लेनी है कि V1 से IM और IM से V1 तो क्या होता है, आगे होता है, ये दोनों क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। मैं ये बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसके अंदर कि EB1 सौ फ्रेंड से पैदा हुई, जो IM से क्या हुई है, पिछड़ जाती है। IM से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। उसी उपयन से क्या था भाई, फ्लक्स से EB2 पैदा हुआ, वह भी IM से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। बात समझ में? इसका मतलब EB1 और EB2 क्या हुए, इन फेज। आपको यहां पे कई प्रश्न पूछेगा, EB1 EB2 के IM से एंगल होता है 90 डिग्री का, इसके बीच में तो ये इससे पिछड़ रही है, तो ये से क्या आगे, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहां पे क्या हुआ कि सप्लाई वोल्टेज V1 से EB1 व EB2 180 डिग्री पिछड़ जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसको बोलते हैं अपने एंटी फेज। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज का कलांतर पाया जाता है 180 डिग्री एंटी फेज होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज ये है, सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज ये है, वही आपका क्या है, V2 है। क्या है, V2। तो ये लो, क्योंकि जो E2 है वही क्या होगा, V2 होगा ना बाद में। ये लिख सकता हूं E2 इक्वल टू V2। E2 इक्वल टू V2 क्यों होगा, क्योंकि लॉसेस क्या है, लॉसेस क्या है, जीरो है। तो पैदा वो बार बार इसका लॉस जीरो क्यों, R का मान क्या पाया गया, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर है ना। E2 EB2 इक्वल टू क्या होगा, V2 होगा। ये एंगल सभी के बीच में पता होना चाहिए क्या कंडीशन का एंगल बन रहा है। हां, इंडक्टर के अंदर धारा की कमी नहीं होती, क्या आपने वो V1 से IM धारा की कमी नहीं होती, क्योंकि धारा तो पीछे होती है, करंट पक्ष का मतलब कैपेसिटर में लेवल एक की तरफ है। एक बात दोबारा देखना थोड़ा सा, मैंने आपको इसको क्या दिया, सबसे पहले मैंने VM सप्लाई दी, इसको V1 की सप्लाई दी, उसके कारण क्या पैदा हुआ, EB1 और EB2 पैदा हुआ। आप जैसे सप्लाई दोगे धारा वोल्टेज के बीच में एंगल बढ़ेगा, मुख्य धारा मुख्य वोल्टेज की, मुख्य धारा कौन सी है, IM है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है। ये क्या है, V1 आपकी मेन सप्लाई वोल्टेज है, धारा 90 डिग्री पिछड़ जाती है, बिल्कुल पिछड़ जाती है। मैंने बोला I समानुपाती क्या, फाई। समझ में आ गई मेरी बात? I समानुपाती फाई होने के कारण धारा पक्ष के समानुपाती है, तो उसके साथ चलती हुई इन फेज रखी है IU
और फाई एम दोनों के साथ एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनता है 0 डिग्री। ये भी पूछ सकता है आपको कि दोनों क्या है, इन सेंस का मतलब एंगल कितने डिग्री का बनता है 0 डिग्री का। समझ में आ गया। अब देखो EB1 पैदा हुआ, EB2 पैदा हुआ, लेंस के नीचे जो पैदा हो रहा है मुख्य वोल्टेज से क्या होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्या होगा नेगेटिव, रिवर्स चलता है। वही बात मेरे में लेंस के लिए ये बात पढ़ी थी बात आपने, EB आप लिख सकते हो L - d बटा d। समझ में आई मेरी बात। तो ये माइनस होगा, माइनस का एंटी फेज जाएगा और मुख्य वोल्टेज से एंटी फेज जाएगा करेगी 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री से पिछड़ 180 डिग्री पिछड़ जाता है। ये पॉजिटिव वाले एक्स में आएगा, नेगेटिव में आएगा। EB1 और EB2 तो एक ही तरफ से पैदा हो रही है दोनों साथ। अगर ये आदर्श है, क्या है आदर्श, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज मेरे को यहाँ पे बाहर मिलेगी। तो मेरे पास EB2 क्या होगा EB2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी की? EB2 का जो मान है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे EB2 है। EB2 इतनी पैदा होगी वही मेरे पास कितना होगा यहाँ पे EB2 होगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो दोनों के बीच में जो वोल्टेज पैदा हुई वो कौन कौन सी वोल्टेज है। जैसे यहाँ पे कोई सप्लाई वोल्टेज है मेरे पास, कि मेरे पास तो B1 का मान होगा, B1 समझते हो सप्लाई वोल्टेज, इसका मान किसके बराबर होगा, तो ये होगा BM sin ओमेगा t। कहना क्या चाहता है, BM का मतलब शिखर मान होगा इस वोल्टेज का, तत्कालिक मान की बात। इस तत्कालिक मान उस समय क्या था B1 का, तो वो क्या है BM sin ओमेगा t, क्योंकि B सप्लाई है उसके साथ कोई फेज नहीं चलेगा, उसके साथ कोई एंगल नहीं बनाता, क्या बनाता नहीं बनाता, इसके साथ ये कोई भी एंगल नहीं बनाएगा। अब ये एंगल नहीं बनाएगा, धारा का क्या बनेगा, फिर आप क्या लिखो, धारा को क्या लिख रहे हो IM लिख रहे हो। IM मुख्य वोल्टेज B1 से पिछड़ जाते हैं कितनी डिग्री 90 डिग्री। तो क्या आएगा यहाँ पे IM sin ओमेगा t कितनी डिग्री पिछड़ती है -90। तो ये इसका किसका मान होगा, धारा का मान होगा। ये IM sin ओमेगा t ये किसका मान होगा, ये होगा धारा। ये धारा और वोल्टेज के बीच में अगर वो साइन के साथ एंगल पूछ रहा है वो तो BM sin ओमेगा t है, तो वो क्या होगा IM sin ओमेगा t बटा माइनस क्या होगा 90 की धारा 90 डिग्री की बात की थी मैंने कि धारा 90 डिग्री क्या होगी पिछड़ रही किससे B1 से। अगर B1 का मान आपके पास ये है तो IM का मान आपके पास क्या होगा ये, ठीक है। ये नोट करो। और IM की जगह आपको वो ये भी दे सकता है कि IM उस समय क्या था, तो IM क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये भी इसके बराबर ही होगा ना IM sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट करो, ठीक है। और इस पे कल बात करेंगे। ठीक है, नोट करो।